दिस पॉइंट वेरी वेल। तो प्रोग्रामिंग के अंदर ये पॉइंट आपको इसी के ऊपर ही प्रोग्रामिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर जब आप कोडिंग करोगे या फिर कोई कोड आप देखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे शॉर्ट हैंड फॉर वेरिएबल। सो नंबर वन, दिस इज शॉर्ट हैंड फॉर वेरिएबल। It is a inbuilt JAWS. It is inbuilt JavaScript feature that allow you to create object property based on predefined variable. ओके, तो शॉर्ट हैंड फॉर वेरिएबल ये एक जावास्क्रिप्ट का एक फीचर्स है, जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है। तो इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट लिटरल हम बनाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम हम ऑब्जेक्ट लिटरल की जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो हम किसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेरिएबल है जैसे कि कांस्टेंट, एक वेरिएबल है मेरे पास नेम, और इसके अंदर लगता हूँ मैं कोड लाइन्स सेमीकोलन, ठीक है। दूसरा एक वेरिएबल है कांस्टेंट एज, और इसके अंदर है 40, ठीक है। तो ये मेरे दो वेरिएबल है। तो अभी मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, और जिसकी प्रॉपर्टी मैं इस वेरिएबल के बेस पे बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पे, जैसे कांस्टेंट, जैसे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा एम्प्लॉई इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे सिर्फ ये जो वेरिएबल है नेम, इसके अंदर सिर्फ नेम दे दूंगा, नेम कॉमा इसके अंदर एज दे दूंगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट लिटरल, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट लिटरल है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो वेरिएबल लिखे हैं, एक नेम और एज, ठीक है। तो जैसे भी ये एग्जीक्यूट होगा तो जावास्क्रिप्ट इंटरनली क्या करेगा, इसी को इंटरनली, इसी को जो वेरिएबल नेम है, तो इस ऑब्जेक्ट का की क्या करेगा, नेम ही रखेगा वेरिएबल के नाम पे, और उसकी जो वैल्यू है, ये नेम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, कोड लेंथ, इसकी वैल्यू क्या करेगा, कोड लेंथ रखेगा इस तरीके से, कॉमा। और सेकंड है हमारा एज, एज ये वेरिएबल है, तो यह एज वेरिएबल जो है सेम उसी वेरिएबल के नाम पे वो अपनी की बनाएगा, ठीक है। एज वेरिएबल है और एज की वैल्यू क्या है 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका इंटरनली ये ऑब्जेक्ट बनेगा, तो जैसे कांस्टेंट एम्प्लॉय, ठीक है। तो इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है हमें ऑब्जेक्ट लिटरल क्रिएट करने में। तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी वैल्यू आपको डिफाइन करनी है। तो डायरेक्टली कोई वेरिएबल आपके पास है तो आप डायरेक्टली वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट के अंदर रख सकते हो। तो जैसे भी उसको रखोगे तो उस वेरिएबल के जो नेम है उसी नेम से उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बनेगी, और वेरिएबल की जो वैल्यू है वही वैल्यू उस प्रॉपर्टी को असाइन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हुआ है इस तरीके से। और अगर इसको हम प्रिंट करेंगे, जैसे कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को हमारे प्रिंट करोगे, ठीक है। तो आपका आउटपुट आ जाएगा सेम इसी तरीके से। यहाँ पे नेम वेरिएबल का नेम था, उसकी वैल्यू थी कोड लाइन्स, कॉमा, और उसका एज, एज नाम का वेरिएबल था, उसी नाम से की बन गई हमारी, और उसकी वैल्यू दी थी 40। तो इस तरीके से ये क्या होगा, आपका आउटपुट आएगा, दिस इज आउटपुट, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है शॉर्ट हैंड फॉर वेरिएबल। तो शॉर्ट हैंड फॉर वेरिएबल ये हेवीली यूज होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, चाहे रिएक्ट जैसा आप यूज करो या फिर एंगुलर, ये शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए मैक्सिमम टाइम। तो ये बहुत बेहतरीन फीचर है, और आपको इस फीचर की प्रोग्रामेटिकली आदत होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो राइट नाउ अभी हम देखते हैं सेकंड। यहाँ पे हमने ये देखा अभी ये पॉइंट,
अभी हम देखें डिफाइन मेथड इन ऑब्जेक्ट लिटरल, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे डिफाइन मेथड इन ऑब्जेक्ट लिटरल। Okay, so here you can also define method in object literal by two way, ठीक है। सो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिटरल है, ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर हम मेथड अभी डिफाइन करेंगे। तो इससे पहले हमने क्या किया था, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट लिटरल जो है, उसके अंदर अभी तक हमने सिर्फ प्रॉपर्टी ही क्या की थी, बनाई थी, जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर प्रॉपर्टी और मेथड दोनों चीज़ें होती है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर हमें मेथड ऐड करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे, ये टू वे निकाल देंगे ऑब्जेक्ट लिटरल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। अब मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जैसे कांस्टेंट एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय वेरिएबल है हमारा, इसके अंदर हमने ये ऑब्जेक्ट रखा है। तो ये हम ऑब्जेक्ट लिटरल है। अभी एम्प्लॉय की फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का नेम होता है, तो हमने यहाँ पे नेम लिखा है उसका राजू, कॉमा एम्प्लॉय का एज लिखा है 40। अब ये क्या हो गया, इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अभी हम इसकी मेथड लिखनी है, मतलब राजू क्या क्या एक्शन परफॉर्म करता है। तो राजू क्या करता है, वर्क करता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको मेथड लिखनी है, और इसके अंदर पैरामीटर अगर लिखना है तो लिखना है, और इसके अंदर ओपन क्लोज करली ब्रैकेट, और इसके अंदर आपको जो लिखना है वो लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे console.log लिखूंगा, और यहाँ पे वर्किंग ये कोड लिखूंगा, ठीक है। और इसको हम ऑब्जेक्ट लिटरल को क्लोज करेंगे सेमीकोलन। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये दो जो चीज़ें, ये क्या हुए, ये है इसकी प्रॉपर्टी, ये हो गई प्रॉपर्टी जिसके अंदर हम डेटा सेव करते हैं। और यहाँ पे ये जो है वर्क, ये हो गई मेथड, दिस इज कॉल्ड एज अ मेथड, ठीक है। तो हम इस तरीके से मेथड हम ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको मेथड का नेम देना है, जैसे हमने वर्क लिया है। और यहाँ पे इसके ये जो पैरेंथेसिस है, इसके अंदर आपको डेटा पैरामीटर डिक्लेयर करने हैं या नहीं करने हैं, वो आपके ऊपर है, ऑप्शनल है। और बॉडी के अंदर आपको यहाँ पे कोड लिखना है, ठीक है। तो बस इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर मेथड क्रिएट कर सकते हो। अभी चलो इस मेथड को मुझे कॉल करना है, तो मैं डॉट नोटेशन का यूज़ कर सकता हूँ। तो डॉट नोटेशन का यूज़ करके हम इसको कॉल करेंगे। तो एम्प्लॉय हमारा क्या है, वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो एम्प्लॉय डॉट, और मेथड का नाम क्या है यहाँ पे, वर्क सेमीकोलन, ठीक है। तो जैसे भी हम एम्प्लॉय डॉट वर्क करेंगे तो डायरेक्टली ये जो मेथड है, ये मेथड कॉल होगी, और इसके अंदर जो लिखा है हमने console.log वो रन होगा, और उसका आउटपुट आएगा। तो हमें यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा वर्किंग। सो दिस विल बी द आउटपुट, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, जो भी आपका ऑब्जेक्ट लिटरल है उसके अंदर मेथड आप डिफाइन कर सकते हो, मेथड बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वर्क मेथड लिया है, आप मल्टीपल मेथड भी इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, और इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया आपका मेथड, क्रिएट द मेथड इनसाइड द ऑब्जेक्ट लिटरल, ठीक है। अब हम अलग दूसरी तरीके से भी मेथड हम बना सकते हैं यूजिंग फंक्शन एक्सप्रेशन। डिफाइन मेथड यूजिंग फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर हमने यहाँ पे डायरेक्टली मेथड बना लिए। अभी हम क्या कर सकते हैं, अलग तरीके से भी मेथड बना सकते हैं यूजिंग फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो चलो सेम एग्जांपल हम ले लेंगे यहाँ पे। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय ये हमारा वेरिएबल है, और जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे लिटरल।
और इसके अंदर जैसे हमारे एम्प्लॉय का नेम था यहाँ पे नेम कुलन, इसके अंदर रखेंगे हम राजू। ठीक है, ये डेटा है। अब इसकी मेथड है, तो जैसे कि ये वर्क करता है तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी डिक्लेयर करूँगा वर्क कुलन, ये प्रॉपर्टी बनाई और इसको हमें फंक्शन एक्सप्रेशन असाइन करना है, फंक्शन इस तरीके से। और ये फंक्शन की बॉडी है और इसके अंदर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे वर्किंग सेमीकोलन। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट क्लोज। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, ये क्या है, ये दोनों भी क्या है, प्रॉपर्टी है। सो बोथ आर द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है। लेकिन ये वर्क प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या रखा है, फंक्शन रखा है। ठीक है, तो ये वर्क के अंदर फंक्शन रखा है, मतलब ये वर्क क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर फंक्शन भी बना सकते हो। ठीक है, तो अब इस फंक्शन को कॉल करना है तो हमें वर्क का इस्तेमाल करके इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो कैसे कॉल करेंगे, यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय डॉट और प्रॉपर्टी वर्क, इसके अंदर फंक्शन है, तो हम इसको इस तरीके से कॉल करेंगे। ठीक है, तो जैसे भी इसको कॉल करेंगे तो डायरेक्टली हमारा ये इस तरीके से ये फंक्शन कॉल होगा और इसके अंदर जो लिखा है ये कोड रन होगा और आउटपुट मिलेगा हमें वर्क की वर्किंग। तो आउटपुट आएगा यहाँ पे वर्किंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर मेथड भी बना सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, सो मान लो कि यहाँ पे हमें एक कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो क्रिएट ए कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट, कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट लिटरल। ओके, तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट लिटरल बनाएंगे। तो जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट लिटरल है कांस्टेंट कैल्सी वेरिएबल है और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम दो डेटा लेने के लिए दो प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि num1 यहाँ पे। लेकिन इसको num1 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसकी फंक्शन लिखेंगे, जैसे ऐड फंक्शन है, ऐड ये मेथड इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, ये दो नंबर लेगा num1 कॉमा num2 और इसके अंदर हम इसकी एडिशन करेंगे, कंसोल डॉट लॉग num1 प्लस num2 कॉमा, ये एक मेथड हो गई। कॉमा देके सबट्रैक्शन के लिए सब मेथड, इसके लिए भी हम num1 करेंगे, यहाँ पे num2 दो पैरामीटर लेंगे और कंसोल डॉट लॉग num1 माइनस num2 सेमीकोलन। ठीक है, तो दो मेथड हम यहाँ पे बनाएंगे और ऑब्जेक्ट इज ए क्लोज ऑब्जेक्ट लिटरल सेमीकोलन। तो इस तरीके से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके अंदर दोनों ही हमने फंक्शन बनाए हैं। ठीक है, तो ये ऐड फंक्शन है जो दो पैरामीटर लेगा, num1 एंड num2, मतलब हमें दो वैल्यू पास करनी है और उसका नंबर प्रिंट करेगा, एडिशन। दूसरा फंक्शन है सब और उसका वो भी दो पैरामीटर लेगा और उसकी सब्ट्रैक्शन प्रिंट करेगा। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट लिटरल को हमने कैल्सी के अंदर रखा है, तो कैल्सी का यूज करके हम इस ऑब्जेक्ट को ऑपरेट कर सकते हैं। सो नाउ अभी यहाँ इस मेथड को कॉल करना है हमें, तो हम इस तरीके से कॉल करेंगे, हमारा वेरिएबल है कैल्सी, कैल्सी डॉट ऐड मेथड। जैसे भी ऐड मेथड हम कॉल करेंगे, मैं इसको पास करना है 10 एंड 20 सेमीकोलन। तो जैसे भी हमारा ये ऐड मेथड कॉल होगा, ये डायरेक्ट ऐड मेथड पे जाएगा और ये 10 है num1 में जाएगा, 20 num2 में जाएगा, फिर मेथड के अंदर आएगा और ये रन करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे num1 के अंदर कितना है, 10 प्लस 20, तो इसके एडिशन 30 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 30। तो कंसोल डॉट लॉग इसको क्या करेगा, आउटपुट में 30 आउटपुट आपको दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क होगा, num1 प्लस num2। ठीक है, फिर हम ये सब्ट्रैक्शन मेथड को भी कॉल करेंगे, तो कैल्सी डॉट सब मेथड है और इसको भी वैल्यू दे देंगे, जैसे 50 कामा 40 सेमीकोलन। तो जैसे ही कैल्सी में सब्ट्रैक्शन कॉल करेंगे तो ये डायरेक्ट मेथड ही कॉल होगी और num1 में 10 और num2 में 20 चला जाएगा और बॉडी के अंदर num1 के अंदर 50 है और 40 है, यहाँ पे ये 50 एंड ये 40। तो जैसे कि इसके अंदर 50 और इसके अंदर 40, सो दोनों का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो सब्ट्रैक्शन होने के बाद 50 माइनस 40 कितना आएगा, 10 आएगा।
तो console.log इसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा, तो आउटपुट हमारा 10 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आप फंक्शन बना सकते हो ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यही मेथड ज़्यादा से ज़्यादा यूज करनी होती है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर प्रॉपर्टी आप बना सकते हो, कोई क्लास बनानी या फंक्शन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड बना सकते हो। ठीक है, अंडरस्टूड। So this point is also covered. So right now nesting object. Guys, please give me the feedback. Is it understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay, ठीक है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ओके, अभी हम देखेंगे थर्ड वन। ठीक है, नेस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो नेस्टिंग का मतलब क्या होता है, एक के अंदर एक होता है। ओके, सो इट इज रेफर टू ऑब्जेक्ट विद इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट आप रखते हो तो उसी को कहा जाता है नेस्टिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर नेस्टिंग ऑब्जेक्ट बना सकते हो ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर। तो किस तरीके से बना सकते हैं अभी हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो जैसे हमारा एक ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट, जैसे हमने लिया था एम्प्लॉय वेरिएबल डिक्लेयर किया है और एक ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे इसका नेम है कुलन राजू। ठीक है, तो ये इसका एक प्रॉपर्टी हो गया ऑब्जेक्ट का। अब हम यहाँ पे एड्रेस नाम की एक प्रॉपर्टी बनाएंगे और एड्रेस जो है इसको भी एक ऑब्जेक्ट असाइन करेंगे। ठीक है, तो एड्रेस के अंदर भी हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, जैसे स्ट्रीट ऑफ एनडीए रोड सिटी पुणे। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। ओके, तो इस तरीके से। तो अभी यहाँ पे ये नेम जो है ये प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, ये एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी हो गई, मतलब ये एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी ये नेम हो गई यहाँ पे। और ये सेकंड जो है एड्रेस, एड्रेस भी एक प्रॉपर्टी है एम्प्लॉय की, लेकिन एड्रेस के अंदर क्या है और ऑब्जेक्ट लिटरल है। ठीक है, तो एड्रेस के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है उसके अंदर। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है नेस्टिंग ऑब्जेक्ट। मतलब एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है हमारा, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर और हमने ऑब्जेक्ट लिया है, तो एड्रेस प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया और ये ऑब्जेक्ट 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ऑब्जेक्ट लिया है, तो इस टाइप का जो भी स्ट्रक्चर बनता है उसी को कहा जाता है नेस्टिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को अभी एड्रेस के अंदर सिटी है, तो आपको सिटी प्रिंट करनी है, तो सबसे पहले आउटर ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय है उसको लेना पड़ेगा आपको। एम्प्लॉय डॉट उसकी प्रॉपर्टी एड्रेस डॉट उसकी प्रॉपर्टी सिटी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। तो मुझे इसको प्रिंट करना है console.log के अंदर इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे भी ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा तो सबसे पहले एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट चला जाएगा, डॉट एड्रेस मतलब इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है एड्रेस के पास चला जाएगा। फिर एड्रेस के अंदर डॉट सिटी है, मतलब एड्रेस के अंदर क्या है, सिटी है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा, और जैसे प्रिंट करेगा उसकी वैल्यू क्या है, पुणे। तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा आपका पुणे। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूजिंग अ डॉट नोटेशन आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट जो है उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि हमें डेटा जेसन में
सेंड करना होता है ओवर द नेटवर्क, तो ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो आपको ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट के जो है इसके ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इस तरीके से आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, अंडरस्टूड। सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे थर्ड पॉइंट। ओके, स्प्रेड ऑपरेटर। सर, हाँ, यस। तिथे ऍड्रेस नावाचं एक आपण हे बनवलेलं आहे ऑब्जेक्ट मध्ये ऑब्जेक्ट. हाँ, तर मग अजून जर का एखादा ऍड्रेस नावाचा ऑब्जेक्ट असला, समजा सेम नावाचा ऍड्रेसच नाव, फक्त हाँ। त्याच्यामधले हे व्हॅल्यूज वेगळ्या आहेत, तर मग आपण जर का असंच कन्सोल केलं एम्प्लॉई डॉट ऍड्रेस डॉट सिटी, हम्म। तर मग कोणत्या ऍड्रेस मधलं हे होईल, डिस्प्ले होईल? एड्रेस मध्ये आता बघा इथे, यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे जो हमने देखा था यहाँ पे, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के अंदर सेम नाम से एक ही प्रॉपर्टी अलाउड है। ठीक है, दो दो प्रॉपर्टी सेम नाम से अलाउड नहीं रहती है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय, मतलब ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट, उसके अंदर प्रॉपर्टी वन नेम है, प्रॉपर्टी टू एड्रेस है। ठीक है, तो आणि प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी पण ऍड्रेसच असली आणि त्याच्यात पण स्टेट आणि सिटी वेगवेगळं नहीं असलं नहीं फक्त. नहीं, सेम ऑब्जेक्ट, जो भी सेम ऑब्जेक्ट होता है ना हमारा, उसके अंदर से एक नेम से एक ही प्रॉपर्टी अलाउड होती है, एक नेम से दो प्रॉपर्टी कभी नहीं होती है। ठीक है, अगर मान लो आप इसके अंदर एड्रेस प्रॉपर्टी ले सकते हैं, यहाँ पे एड्रेस प्रॉपर्टी ले सकते हैं मुंबई, लेकिन अगर आप बोलोगे कि यही यहाँ पे आपको एड्रेस प्रॉपर्टी और लेना है एड्रेस, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर दो सेम नेम से प्रॉपर्टी अलाउड नहीं है, दो प्रॉपर्टी सेम नेम से नहीं हो सकती एक ऑब्जेक्ट मग के ते अंदर। एरर एरर आएगा क्या कि डिस्प्ले नहीं होगा कुछ? नहीं, वो तो आप करके देखो क्या क्या होता है, वो एरर आता है या क्या कुछ डिस्प्ले नहीं होता, लेकिन वो एक सेम प्रॉपर्टी अलाउ नहीं है एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो आपको जो भी प्रॉपर्टी होती है उसकी नेम अलग अलग लेना पड़ेगा आपको, और सेम प्रॉपर्टी एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर अलाउ आपको नहीं है। हाँ, आप उसके अंदर नया ऑब्जेक्ट लेके उसके अंदर प्रॉपर्टी आप बना सकते हो। तो यहाँ पे एड्रेस एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी प्रॉपर्टी स्ट्रीट है, सिटी है, और ये एड्रेस, ये अलग हो गया। ये ऑब्जेक्ट वन है, इसकी प्रॉपर्टी नेम है, एड्रेस है, तो प्रॉपर्टी शुड बी यूनिक। तो जो भी प्रॉपर्टी होती है वो यूनिक ही होनी चाहिए आपकी। ठीक है, इस तरीके से। तो नॉर्मली अगर इसको, अगर आप रन भी करोगे शायद, चलो हम इसको एक एग्जांपल ले लेंगे इसी तरीके से। ओके, ये तो मैंने तो करके नहीं देखा, फिर भी हम देखते हैं। आपका मतलब इस तरीके से, एम आई राइट? और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू देता हूँ जैसे, या फिर मैं डायरेक्टली इसके अंदर कुछ नेम देता हूँ जैसे मुंबई। ठीक है, ऐसे ही बोल रहे थे ना आप? हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। हाँ, अभी अभी क्वेश्चन किसने पूछा था? हेलो, क्वेश्चन किसने पूछा था? हेलो, हेलो। आई थिंक सर अनिकेत ने नाही तर संदीप ने पूछा. अनिकेतने विचारला होता सर. अनिकेतला किती वेळेस हॅलो हॅलो बोलतोय? हॅलो अनिकेत, आर यू देअर? ओके, लेट इट गो. Okay, so now we'll see the spread operator.
नेस्टिंग ऑब्जेक्ट होगा स्प्रेड ऑपरेटर नंबर 4। तो यहाँ पे नंबर 4 spread operator are used to merge or clone ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट है, उस आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट मर्ज करने हैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर क्लोन करने हैं, तो उसके लिए स्प्रेड ऑपरेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है हमारा, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज बाहर निकालता है और दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर रखता है। ठीक है, तो हम उसके लिए स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब स्प्रेड ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है देखेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट हमारा एक ऑब्जेक्ट है obj1, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हम लिखते हैं नेम जैसे राजू, एज 30। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके अंदर इस ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टी उस नए ऑब्जेक्ट के अंदर हमें मर्ज करनी है। ठीक है, या फिर आपको क्लोन करनी है। तो जैसे कि हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कांस्टेंट obj2 इज इक्वल टू, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर हमें मर्ज करने, तो क्या करना है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 3 डॉट आपको देने हैं। ठीक है, तो ये 3 डॉट जो है इसी को कहा जाता है स्प्रेड ऑपरेटर। सो दिस इज व्हाट स्प्रेड ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड एज स्प्रेड ऑपरेटर। तो 3 डॉट देने हैं और यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है obj1 के अंदर हम उसको यहाँ पे दे देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे सेमीकोलन। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, इसका इंटरनली इस तरीके से होगा, ये हमारा नया ऑब्जेक्ट बना है, तो नया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे 3 डॉट ऑब्जेक्ट 1 दिया है, तो ये ऑब्जेक्ट 1 के अंदर जो प्रॉपर्टी है, जैसे नेम 1 है, यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे 2 एंट्रीज है। ठीक है, सो नेम राजू और दूसरा एज, तो ये क्या करेगा, उसको कॉपी करेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा नेम राजू कॉमा एज 30 सेमीकोलन। ठीक है, तो आप इस तरीके से अगर करोगे, तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे, तो इंटरनली क्या होगा, इस तरीके से वो कन्वर्जन होगा। तो यही काम कौन करता है, स्प्रेड ऑपरेटर काम करता है। तो स्प्रेड ऑपरेटर का एक ही काम है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर की सारी प्रॉपर्टी क्लोन करके दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर रखना है। तो यही टास्क है स्प्रेड ऑपरेटर का। तो इस तरीके से स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, वर्क करता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे सेकंड एग्जांपल। ठीक है, जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट, ऑब्जेक्ट है हमारे पास ह्यूमन इज इक्वल टू, हम ऑब्जेक्ट लिटर बनाएंगे, ह्यूमन का कलर है फेयर और उसका वेट है 40। ठीक है, तो ये एक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है यहाँ पे। अभी हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को क्लोन करना है, मतलब इसकी सारी प्रॉपर्टी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर रखनी है, और दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी खुद की भी कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं दूसरा ऑब्जेक्ट लिखूंगा कांस्टेंट पर्सन, पर्सन मीन्स एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय के अंदर उसकी प्रॉपर्टी खुद की लिखूंगा, एम्प्लॉय का नेम है राजू। ठीक है, उसकी सैलरी है 400 एंड कॉमा, और बाकी जो ह्यूमन है, इस ह्यूमन को पूरा कॉपी करना है आपको एम्प्लॉय के अंदर। तो आप यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर देना है, डॉट 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 3 डॉट, और यहाँ पे देना है ह्यूमन सेमीकोलन। ठीक है, तो जैसे भी ये रन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरनली जैसे कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी खुद की प्रॉपर्टी है एम्प्लॉय की राजू, उसकी सैलरी है यहाँ पे 400 कॉमा। अब नाउ
स्प्रेड ऑपरेटर क्या करेगा, ये जो ह्यूमन है, ह्यूमन की सारी प्रॉपर्टी निकालेगा। तो इसकी एक और ये दो प्रॉपर्टी है ह्यूमन की, ठीक है। तो इसके अंदर रखेगा कलर, फेयर, कॉमा, और दूसरा है वेट 40 सेमीकोलन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होगा एम्प्लॉय, ठीक है। तो इस तरीके से स्प्रेड ऑपरेटर काम करता है। तो एक ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट का पूरा ये जो है मतलब डेटा, उसकी प्रॉपर्टीज वो बाहर निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करता है, रखता है। तो उसी को कहा जाता है स्प्रेड ऑपरेटर। तो स्प्रेड ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो स्प्रेड ऑपरेटर का और एक वर्क है एरे के बारे में। ओके, तो वो एरे की केस में भी स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो आपका एरे हुआ है, एरे, यस, हेलो, Yes, sir. also merge or clone array value into other array, ठीक है। तो स्प्रेड ऑपरेटर ये एरे के केस में भी काम करता है, ठीक है। तो मान लो जैसे हमारे पास एक एरे है, कांस्टेंट डेटा नाम से एरे है, इसके अंदर 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो ये हमारा एरे है। तो हमें क्या करना है, इस एरे की सारी जो वैल्यू है इसको स्प्रेड करना है, मतलब इसके बाहर निकालना है और किसी दूसरे एरे के अंदर मर्ज करना है। तो जैसे हम दूसरा एरे लिखेंगे, कांस्टेंट एरे टू यहाँ पे, और ये हमारा एरे है डॉट 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 स्प्रेड ऑपरेटर, और पहले जो हमारा था डेटा सेमीकोलन, ठीक है। तो जैसे भी ये वर्क होगा तो इंटरनली क्या होगा, ये हमारा नया एरे बन चुका है, और डॉट 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 डेटा हमने किया है, तो डेटा की वैल्यू स्प्रेड करेगा, मतलब उसकी वैल्यू बाहर निकालेगा इस तरीके से, और इस एरे के अंदर रखेगा इस तरीके से। हॅलो हाँ, यस, सर, तिथे कॉन्स्ट यूज केलंय ना, तर हाँ, आपण त्या डाटा जे अरे बनवलाय 10, 20, 30, 40, हाँ, तर त्यात आपण व्हॅल्यू ऍड करू शकतो का? हो, करू नाही शकतो, यस करू यस, शकतो ना? यस यू कैन, ठीक है। सो स्प्रेड ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है। ओके, तो स्प्रेड ऑपरेटर आप एरे एरे स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट और एरे के लिए आप कर सकते हो। ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको बाहर निकालना है, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर रखना है, मतलब स्प्रेड करना है, तो स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। या फिर एरे जो है, एरे की वैल्यू बाहर निकालना है पूरी और किसी दूसरे एरे के अंदर रखना है, फिर भी आप स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप स्प्रेड ऑपरेटर किसी दूसरे स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आप एक एग्जिस्टिंग एरे को किसी दूसरे एरे के एलिमेंट के साथ मर्ज भी कर सकते हो इस तरीके से। जैसे कांस्टेंट एरे 3, इसके अंदर इसकी वैल्यू है 10, 20, कॉमा डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे मैं दे दूंगा डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो एरे 3 है उसकी खुद की वैल्यू है 10, 20, कॉमा, फिर स्प्रेड ऑपरेटर डेटा को स्प्रेड करेगा। तो डेटा के अंदर क्या क्या था हमारा, 10, 20, 30, 40। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये इंटरनली वर्क करेगा स्प्रेड ऑपरेटर। ओके, सो इट इज इंटरनली, ओके, तो इंटरनली ये इस तरीके से काम करता है स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। अंडरस्टूड हाउ स्प्रेड ऑपरेटर इज वर्क। हो सर. Okay, so right now here destructuring,
Destructuring. Destructuring is a mechanism to extract value from ऑब्जेक्ट एंड एरे। ठीक है, सो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई एरे है, उसमें उसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, उसके बाहर निकालनी है, तो उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डिस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है। ठीक है, तो अब डिस्ट्रक्चरिंग किस तरीके से वर्क होता है हमारे ऑब्जेक्ट के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे डिस्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट लिटरल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लिटरल को हम किस तरीके से डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, सो मान लो यहाँ पे हमारा वेरिएबल, यहाँ पे कांस्टेंट हमारा एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय, जैसे एम्प्लॉय का नेम है राजू और इसका एज है 40 और इसकी सिटी है पुणे। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिटरल। तो इसको हमने एम्प्लॉय नाम की वेरिएबल के अंदर रखा है ताकि हम इसको एम्प्लॉय रेफर कर रहे हैं लॉजिकली। तो अभी हमें क्या करना है, इसकी जो वैल्यू है जैसे राजू 40 और ये पुणे, इसको बाहर निकालना है। ठीक है, तो बाहर निकालने के लिए हम इसको डिस्ट्रक्चर करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे देखो मैं वेरिएबल, आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है इस फॉर्म में, ओपन कर्ली ब्रैकेट। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको ये नेम की वैल्यू बाहर निकालनी है तो आपको नेम नाम से प्रॉपर्टी यहाँ पे वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेम कॉमा, फिर एज की वैल्यू बाहर निकालनी है तो यहाँ पे एज सेम नेम से आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पे कॉमा, और ये सिटी जो है, सिटी की वैल्यू बाहर निकालनी है आपको तो यहाँ पे सिटी, तो सेम नेम से आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे यहाँ पे। और इक्वल टू आपको क्या करना है, जिस ऑब्जेक्ट की वैल्यू बाहर निकालनी है जैसे एम्प्लॉय, तो यहाँ पे देना है एम्प्लॉय सेमीकोलन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को डिस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, ये दिस एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के अंदर ये मैच करेगा नेम नाम से, कोई की है क्या, तो यहाँ पे मैच हो गई की नेम नाम से। तो जैसे की मैच हो गई तो उसकी वैल्यू राजू क्या हो गई, ये नेम के अंदर राजू चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये मैच करेगा एज नाम से, कोई की है क्या उसके अंदर, यहाँ पे मैच हुई, तो 40 वैल्यू इस एज के अंदर रखेगा। तो एज वेरिएबल के अंदर कितना रखेगा, 40। और सेम इसी तरीके से वो चेक करेगा सिटी नाम से, कोई की है उसके पास सिटी, तो सिटी की वैल्यू क्या है पुणे, तो पुणे वैल्यू इस सिटी के अंदर रखेगा। यहाँ पे सिटी वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू आ गई, पुणे वैल्यू आ गई। ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट अदर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो फिर आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो इस तरीके से, console.log नेम, यहाँ पे आप नेम प्रिंट कर सकते हो। देखिए console.log एज प्रिंट कर सकते हो, और यहाँ पे console.log सिटी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आउटपुट सेम आएगा। ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यू थी रिस्पेक्टिव की, जैसे यहाँ पे आ जाएगा राजू, यहाँ पे आ जाएगा 40 और यहाँ पे आ जाएगा पुणे। ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज द ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। मतलब आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा है उस डेटा को बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको सेम इस तरीके से लिखना है, आपको ओपन कर्ली ब्रैकेट और क्लोज कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, लेकिन वो वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट के की से मैच होनी चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी से वो वेरिएबल मैच होनी चाहिए, तभी उस वेरिएबल के अंदर उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यू आ सकती है, अदरवाइज नहीं आ सकती है। ठीक है, तो उसका एक और एग्जांपल लेंगे हम, जैसे हमारा कांस्टेंट एम्प्लॉय है यहाँ पे, और इसके अंदर है नेम प्रॉपर्टी, नेम राजू हमने लिखा है, और यहाँ पे एज 40। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अभी हमें इसको डिस्ट्रक्चर करना है, तो जैसे अगर हम इस तरीके से लिखते हैं कांस्टेंट कांस्टेंट वेरिएबल, और यहाँ पे लिखते हैं नेम
और यहाँ पे लिखते हैं सिटी और ओपन इक्वल टू एम्प्लॉय। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो नेम है, नेम एम्प्लॉय के अंदर एग्जिस्ट है, मतलब यहाँ पे नेम है यहाँ पे, तो नेम की वैल्यू राजू नेम के अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग इस नेम को प्रिंट कर देता हूँ, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे राजू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी ये सिटी है, लेकिन सिटी ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर सिटी नाम से कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं है, तो ये सिटी के अंदर क्या आएगा, अनडिफाइन आ जाएगा। तो कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर अनडिफाइन आ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग में आप वैल्यू तभी बाहर निकाल सकते हो ऑब्जेक्ट से, उसकी की मैच होनी चाहिए आपके वेरिएबल के साथ, जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए वैल्यू रखने के लिए। ठीक है, सो इन दिस वे आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग काम करता है। सो अभी हम देखेंगे एरे स्ट्रक्चरिंग। Array structuring is a mechanism to extract value from array। ठीक है, फ्रॉम array, तो array के अंदर की वैल्यू हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर निकालने हैं, तो उसके लिए हम array स्ट्रक्चरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो अभी यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, देखो अभी मान लो हमारे पास एक एरे है कांस्टेंट array1, ये array1 है हमारे पास, जिसके अंदर 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, तो ये 4 आइटम है हमारे एरे के अंदर, 4 वैल्यू है, तो मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू बाहर निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा कांस्टेंट एरे, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा num1, एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा num2 और एरे इज इक्वल टू एरे सेमीकोलन। ठीक है, अब ये केस में क्या होगा कि एरे के अंदर कोई की वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपको कोई की वैल्यू मैच करने की जरूरत नहीं। तो अभी यहाँ पे कितने वेरिएबल है, num1 एक है और num2 दो वेरिएबल है। तो जैसे भी हम इसको एरे डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, तो एरे क्या करेगा, जो पहला num1 है उसके अंदर 10 रखेगा और फिर दूसरा num2 है उसके अंदर 20 रखेगा। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, सो num1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 फर्स्ट एलिमेंट, और दूसरा वेरिएबल है तो सब्सिक्वेंटली उस तरीके से एरे के एलिमेंट आ जाएंगे उसके अंदर। कंसोल डॉट लॉग num2 और दूसरा आ जाएगा 20। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, एरे के एलिमेंट डिस्ट्रक्चर होंगे, एरे के अंदर जो भी एलिमेंट है आप वेरिएबल के अंदर उसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। ओके, तो आप जितने ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करोगे और इसके अंदर अगर एरे के एलिमेंट उतने हैं तो उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी, लेकिन एरे के एलिमेंट थोड़े कम है और आपने वेरिएबल ज़्यादा डिक्लेयर किए तो उसके अंदर अनडिफाइन आ जाएगा। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट द डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एरे। तो आप एरे की वैल्यू डिस्ट्रक्चर कर सकते हो इस तरीके से। ओके, सो ओके, अब हम देखेंगे दिस कीवर्ड। So here this keyword is a
refer to object who called the method in which this keyword use। ठीक है, तो दिस कीवर्ड का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी मेथड के अंदर दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो तो दिस कीवर्ड का मतलब ये होता है कि उस मेथड को जिस ऑब्जेक्ट से कॉल किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट मतलब दिस होता है आपका। ठीक है, तो जो भी मेथड है उस मेथड को कोई ऑब्जेक्ट कॉल करता है और जिस ऑब्जेक्ट ने उस मेथड को कॉल किया है उस मेथड के अंदर जो दिस है वो वही ऑब्जेक्ट होता है जिसने उस मेथड को कॉल किया है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है दिस। तो दिस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है मैक्सिमम, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, हम दिस के बारे में और कुछ देखेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे इस तरीके से। तो अभी हम यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे जैसे कांस्टेंट कार नाम का ऑब्जेक्ट है हमारा और कार का यहाँ पे कलर रेड है और कार की एक मेथड है जैसे रन, ये कार की मेथड है और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग और दिस डॉट कलर, ये मेथड क्लोज और ये हमारा ऑब्जेक्ट क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये है हमारी डेटा प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये है ऑब्जेक्ट की मेथड, दिस इज कॉल्ड एज ए मेथड। ओके, अब यहाँ पे मेथड के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे दिस का इस्तेमाल किया है, दिस यूज किया है। ठीक है, अब चलो इस दिस का मतलब क्या होता है कि इस मेथड को अभी हम कॉल करेंगे, तो इस मेथड को कॉल कौन करेगा, ये कार ऑब्जेक्ट कॉल करेगा। ठीक है, क्योंकि ये मेथड किसकी है, कार ऑब्जेक्ट की है। तो कॉल करने के लिए कार डॉट मेथड का नाम क्या है, रन सेमीकोलन। ठीक है, अब इस मेथड को कॉल कौन कर रहा है, कार ऑब्जेक्ट। तो मेथड जैसे भी ये कॉल होगी उसके अंदर ये दिस है, तो दिस कौन होता है, ये कार ऑब्जेक्ट जो कि उस मेथड को कॉल कर रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी फंक्शन के अंदर अगर दिस रेफर करते हो तो उसका मतलब ये होता है कि उस मेथड को कौन कॉल कर रहा है। अगर उस मेथड को जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है वो ऑब्जेक्ट मतलब दिस होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेथड रन है, रन को कॉल किसने किया है, कार ने। तो ये हमारा कार ऑब्जेक्ट है, ये तो कार ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जैसे रन मेथड कॉल होगी यहाँ पे ये रन मेथड के अंदर चला जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है कंसोल डॉट लॉग के अंदर दिस, तो दिस का मतलब क्या है, ये कार ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, और दिस डॉट कलर मतलब इस ऑब्जेक्ट की कलर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कलर क्या है उसका, रेड है, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा रेड। ठीक है, तो दिस का मतलब सिंपल यही है कि यहाँ पे आपको चेक करना है, जब भी बात आती है आप फंक्शन के अंदर दिस यूज करते हो तो वो दिस डिपेंड करता है कि उस मेथड को कौन कॉल कर रहा है। ठीक है, तो जो इस मेथड को कॉल करेगा उसी को दिस के जरिए रेफर किया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये रन मेथड है, इसको कौन कॉल कर रहा है, तो इस केस में इसको सिर्फ कार ऑब्जेक्ट ही कॉल कर सकता है, जैसे कार डॉट रन। ठीक है, तो हमने ये कार डॉट रन मेथड कॉल की, ये रन मेथड के अंदर चला गया और उसके अंदर का कोड है ये कंसोल डॉट लॉग, तो इसके अंदर दिस डॉट कलर, तो दिस का मतलब कौन है, कार, तो क्या प्रिंट होगा, कार डॉट कलर, इसका मतलब ये होगा। तो दिस कौन है, यहाँ पे कार है, क्योंकि कार ही इस मेथड को कॉल कर रहा है, कार डॉट कलर, तो कार डॉट कलर मतलब ये कलर, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा हमारा रेड। ठीक है, तो इस तरीके से दिस को रेफर किया जाता है। तो दिस के बारे में बहुत कैंडिडेट है उनको तकलीफ होती है कि दिस समझ में नहीं आता है, लेकिन नो वरी, आपको दिस का थोड़ा सा चेंजिंग बिहेवियर होता है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको वो आगे के जो कॉन्सेप्ट है, आगे हम फंक्शन के कुछ मेथड देखने वाले हैं, तो उस मेथड के अंदर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। ओके, तो दैट्स वाई मैंने ये वो मेथड पढ़ने से पहले ये ऑब्जेक्ट का टॉपिक लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो भी मेथड है हमारी
उस मेथड के अंदर दिस अगर यूज होता है तो वो दिस किसको रेफर करता है, तो ध्यान में रखना है उस मेथड को कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट उसको कॉल करेगा उसी ऑब्जेक्ट को दिस से रेफर करेंगे हम उस मेथड के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है आपका दिस वर्क होता है। सो अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे हम कोड लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर स्क्रिप्ट, और यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ मैं फंक्शन, और ये फंक्शन यहाँ पे डेमो, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log, और यहाँ पे लिखता हूँ this, ओके। और इस फंक्शन को कॉल करता हूँ डेमो। सो आउटपुट क्या आएगा, आपको पता है आउटपुट क्या आएगा इसका? यस, Undefined. अनडिफाइंड। यस, अनिकेत, संदीप, व्हाट विल बी द आउटपुट? यस, देखो इसका, हाँ इसका आउटपुट आएगा विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। सो अब इसका ये किस तरीके से हुआ है, तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो हमारा स्क्रिप्ट टैग है ये स्क्रिप्ट टैग, इसके अंदर जो भी हम कुछ लिखते हैं, चाहे फंक्शन हो या किस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ये ऑटोमेटिकली किसको अटैच होता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो को ये प्रॉपर्टी अटैच होती है। अब यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा है, लेकिन ये फंक्शन किसको अटैच हुआ है, विंडो का, मतलब ये इस तरीके से हुआ है window.demo, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल x इक्वल टू 10, तो इसका मतलब क्या होता है, ये वेरिएबल किसकी प्रॉपर्टी हो गई, विंडो की, window.x। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने डेमो कॉल किया है, यहाँ पे तो डेमो कॉल किया है, मतलब इंटरनली इसके स्क्रिप्ट टैग जो है यहाँ से यहाँ तक जो भी हम यूज करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं या डिक्लेयर करते हैं या फिर वेरिएबल, तो वो सारा विंडो ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है। तो जैसे हम डेमो को कॉल कर रहे हैं तो इंटरनली ये इस तरीके से कॉल होता है window.demo, ठीक है, इस तरीके से कॉल होता है। तो जैसे भी ये डेमो मेथड हमारी कॉल होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिस कौन है, दिस यहाँ पे ये विंडो है, क्योंकि उस मेथड को कौन कॉल कर रहा है, दिस कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे दिस का मतलब ये विंडो ऑब्जेक्ट है, और जैसे भी हम इसको प्रिंट करेंगे तो आपको विंडो ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है, जावास्क्रिप्ट सीखते हो आपको ये सारी चीज़ें अगर बेहतर तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड करोगे तो आगे जाके आपको इंटरव्यू के कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के, ये ट्रिकी क्वेश्चन आपको पता होना, क्वेश्चन वाइज पता करना ये अच्छी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज पता करना ये अच्छी बात है, ठीक है। तो हमें कॉन्सेप्ट वाइज पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ग्लोबल स्कोप होता है, अब ग्लोबल स्कोप किसे बोलते हैं, ये स्क्रिप्ट टैग जो है हमारा, स्क्रिप्ट टैग के हम अंदर हम कोड लिखते हैं, तो यही आपका ग्लोबल स्कोप होता है, ग्लोबल स्कोप, ठीक है। तो कितने टाइप के स्कोप है पता है आपको, टाइप्स ऑफ स्कोप इन जावास्क्रिप्ट? यस 3. यस, ग्लोबल स्कोप, Global scope, function scope, and block scope. ग्लोबल स्कोप, मॉडल स्कोप, फंक्शन स्कोप, Block scope. ब्लॉक स्कोप, ठीक है। तो ये ग्लोबल स्कोप एक होता है आपका, मॉडल स्कोप एक होता है, उसके बाद फंक्शन स्कोप होता है, और उसके बाद ब्लॉक स्कोप होता है। तो 4 टाइप्स के स्कोप होते हैं आपके, ठीक है। तो ये जो ग्लोबल स्कोप होता है, मतलब आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी लिखते हो, स्क्रिप्ट स्टार्टिंग से लेके स्क्रिप्ट टैग एंडिंग तक, तो ये सारा जो कुछ भी लिखते हो आप स्क्रिप्ट के अंदर, तो वो ग्लोबल स्कोप में आता है। तो जो भी चीज़ ग्लोबल स्कोप में आप डिक्लेयर करते हो या फिर
फंक्शन को कॉल करते हो तो वो डायरेक्टली विंडो ऑब्जेक्ट को अटैच हो जाती है, तो वो सारी विंडो ऑब्जेक्ट के थ्रू होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। ओके, सो सर मॉड्यूल स्कोप काय असतो एकदा एक्सप्लेन करते का? ठीक आहे, आपण याच्यावर सेपरेट हे घेऊया, तुम्हाला एक सेशन, याच्यामध्ये मी तिन्ही स्कोप एक्सप्लेन करतो मी। ठीक आहे, ओके सर. विल टेक दिस। ओके, सो जावास्क्रिप्ट इज वेरी बिगर एंड बिगर, इसके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, आपको जितना पढ़ना है उतना कम है, लेकिन बेसिक चीज़ें अगर पता हो तो इट वुड बी द बेटर फॉर यू। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर अच्छी तरह से कमांड आती है तो आगे जाके आपको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में कोई नहीं रोक सकता। और रही बात फुल स्टैक की, तो यू कैन मेक योर करियर इन नोड जेएस एज वेल वेयर जावास्क्रिप्ट इज यूज। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर सुपेरिटी अगर आती है आपको, तो यू कैन डू एनीथिंग in a development, because JavaScript is widely using और many companies are adopting a JavaScript। तो JavaScript का बहुत ज़्यादा हेवीली यूज हो रहा है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में, और उसके बाद इसका फ्रंट एंड में। तो JavaScript इज लर्निंग JavaScript इन अ मास्टर वे, इट इज़ ऑलवेज बेटर। ठीक है, तो इसको सीखना है तो आपको बेस्ट तरीके से सीखना होगा, इंट्रोडक्टरी सीख के कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, so I think it's enough for today, and in a tomorrow lecture we will continue with the other topics। ठीक है, so anybody have any question? No sir. Okay, okay, ठीक है, there nothing to discuss, then we have to wind up right now। Okay, thank you so much।